समझने की कोशिश करना। मेडिसिन एंड सोशल साइंस। अब ये सोशल साइंस, सोशल साइंस, अरे भैया राहुल नागर, वीडियो ऑफ करो अपना। मेडिसिन एंड सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर उदन सिंह यादव, अपना माइक ऑफ करो। सेकंड नंबर पे माइक ऑफ करो अपना। मेडिसिन करना है भैया। राज पटेल, अपना माइक ऑफ करो। मेडिसिन सोशल साइंस, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको आपके मरीज का साइकोलॉजी भी समझना पड़ेगा, वो किस पर्सनालिटी का है। क्योंकि आप लोगों ने अब तो बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज पढ़ ली होगी। अरे यार, लाइकोपोडियम इस तरह की पर्सनालिटी को सूट करती है, अर्जेंटन नाइट्रिकम इस तरह की पर्सनालिटी को, सल्फर इस तरह की पर्सनालिटी को। तो ये चीजें जो आप लोग ऑर्गेनॉन में फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो, साइकोलॉजी, इवन आप लोग, भैया माइक ऑफ कर लो अपना अपना, है ना। ये तो मैं धार वालों की क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मेडिसिन एंड सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो देखो इसमें टॉपिक क्या क्या है, मैं नाम बता रहा हूं। एक होता है सोशल साइकोलॉजी। इट इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ह्यूमन सोसाइटी और ग्रुप। द emphasis ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिस ऑफ परसेप्शन। लोग क्या आभास करते हैं, थॉट, विचार, ओपिनियन, है ना, मत, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड लर्निंग इन इंडिविजुअल। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का हमें समाज के अंदर जो देखने होते हैं, वो क्या क्या चीजें समझना होती है। तो परसेप्शन समझना होता है कि भैया आपका परसेप्शन क्या है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वॉट एवर, है ना। थॉट, आपके विचार क्या है, आपके मत क्या है ना। मोटिवेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है। ये होता है सोशल साइकोलॉजी। भैया समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का हेल्थ स्टेटस, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी हेल्थ की वाट लगा देगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके पड़ोसी अच्छे नहीं है, आप बहुत अच्छे हो, तो भी आप परेशान होंगे। एग्जाम्पल के लिए, भारत साला इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश ने, उधर चाइना ने, वो अब रहा सा नेपाल, है ना। तो ये हमको, हम अच्छे साले लेकिन ये परेशान कर रहे हैं, है ना। आप अच्छे हो, आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपके पड़ोसी आपके घर के सामने कचरा फेंक गया, उसका डस्टबिन आपके यहाँ है, उसके चप्पल जूते आपके यहाँ उतर रहे हैं, है ना। तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए समाज की ओवरऑल हेल्थ आपको समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति की सोच क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है, और उसके हिसाब से भी आप अपने आप को चेंज करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं। एक मिनट है, मेरा ब्लूटूथ ऑफ हो गया। चलिए, मेरी आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो हम साइकोलॉजी, हमें इसमें सोशल साइकोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़ना है, वैसे पढ़ना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं, फिर भी मैं सिर्फ नाम नाम बता रहा हूँ। पहला होता है इमोशंस। इमोशन का मतलब होता है फीलिंग्स, ठीक है। अब ये क्या है, एन इमोशन इज ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। इमोशन मोटिवेट ह्यूमन बिहेवियर। और आपके इमोशन जो है ना, वो आपका बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं। आप लोगों से किस तरह बिहेव करोगे, सॉफ्ट रहोगे, पोलाइट रहोगे कि चिड़चिड़े रहोगे, है ना, हर बात पे गुस्सा करोगे। आप लोगों ने बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडी पढ़ी है, इजीली एंगर्ड, इजीली फ्राइटन्ड, है ना, सुना होगा ना, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते, ये इनमें इमोशन हमारे कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। An emotion experience is characterized by both external internal change in the human being. एक्सटर्नल और इंटरनल जो हो रहा है, उससे हमारा इमोशन डिसाइड होता है।
कौन कौन से मेजर इमोशंस होते हैं आप सुनना, और आपके इमोशन आपके चेहरे पे भी दिखते हैं। तो फियर, एंगर, लव, हेट, जेलसी, जॉय, सॉरो, सिंपैथी, लस्ट, ग्रीफ, शोक, है ना, लस्ट यानी हवस। तो ये सभी चीजें जो है ये इमोशंस है, और ये हमें मोटिवेट करते हैं। इस तरह से इमोशंस के बेस पे ही हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, है ना। यदि मुझे सब बढ़िया लग रहा, मौसम सुहाना है, ये है वो है, तो मान लो कि कोई व्यक्ति गाली पकड़ा होगा, मैं चल यार इट्स ओके यार, एंजॉय, है ना। और मेरा दिमाग खराब है, मूड खराब है, इमोशन मेरा बहुत, दिमाग ऑलरेडी मैं शोक में हूँ, है ना, ग्रीफ में हूँ, और कोई कुछ हल्का फुल्का ही बोल देगा, बोले तूने बोला तो बोला कैसे, उंगली तो उंगली दिखाई कैसे। तो ये इमोशंस होते हैं, ये हमारे बिहेवियर चेंज करते हैं, ठीक है। अगला होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आप जानते ही होंगे, है ना। मैं यदि आपको बोलूं बेटा पढ़ लो, मेडल ले आओ, है ना, पढ़ोगे अच्छा तो क्लिनिक बढ़िया चलेगा, लाइन लग जाएगी मरीजों की, ऐसा वैसा ये वो, बहुत सारे होम्योपैथ भी जो है वो 10-10, 20-20 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ये आपके लिए हो सकता है मोटिवेशन, है ना। तो मोटिवेशन या फिर बहुत सारी चीजें और भी होती है ना, कि चलो टॉप करोगे तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से 1,000 एक या 10,000 एक का इनाम, गोल्ड मेडल, वॉट एवर, they are the motivation. Motivation is a key word in psychology. It is the inner force which drive an individual to certain action. और ये इनर फोर्स जो है वो किसी भी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए उत्साहित करता है। बोले पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तो मेडल मिलेगा, मेडल मिलेगा तो बढ़िया, एक सोना बहुत महंगा हो रहा है सभी, या वॉट एवर, ठीक है, इज्जत बढ़ेगी, है ना, छोरियां बहुत देखेगी, ये वो, यदि छोरों को मोटिवेट करना हो तो, है ना, लाइफ बन जाएगी। तो दीज आर द मोटिवेशन, है ना। इंसेंटिव क्या होता है आप सब जानते हो। इंसेंटिव कोई भी चीज के करने के उपरांत आपको जो उपहार मिलता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिलती है, जो तनख्वाह है वो तो है ही, इसके ऊपर यदि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो इट इज इंसेंटिव, और ये भी हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक हिस्सा है एटीट्यूड। एटीट्यूड बोले यार इसका एटीट्यूड अलग ही है यार। एटीट्यूड आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। ये एटीट्यूड हमको जन्म से नहीं मिलता, हम उसको एक्वायर करते हैं। दे आर मोर और लेस परमानेंट वे ऑफ बिहेविंग। आप लोग हो सकता है आप गांव गए हो, मान लो 4th ईयर या फिर डॉक्टर बनने के बाद जाओगे, तो लोग बोलेंगे और पहले अलग ही था यार तेरा, अब एटीट्यूड चेंज हो गया यार, बात करने का तरीका चेंज हो गया। आप देखना यदि अभी आप 4th ईयर में हो या वॉट एवर, अच्छा बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी बात करने का स्टाइल, है ना, बोलने खड़े रहने का स्टाइल, कपड़े रहने की स्टाइल, चश्मे, पेन का वैरायटी, मोबाइल, सब चेंज हो जाएगा। दिस आर द एटीट्यूड, वे ऑफ बिहेविंग, हम कैसे बिहेव करते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है कि नहीं यार मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है। एटीट्यूड परमानेंट वे ऑफ बिहेविंग, या परमानेंट बोल सकते हो, टेम्पररी बोल सकते हो, है ना। अभी आपका खूब क्लिनिक चल रहा है तो आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है, थोड़ा डाउन हुआ तो आपका मरीजों से आपका एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब हर मरीज पे फोकस कर रहे हो, तो ये परमानेंट तो नहीं होता, बट हाँ ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट होता है, नॉलेज, है ना, फीलिंग एलिमेंट यानी इमोशंस, एंड टेंडेंसी टू एक्ट, ठीक है। इसमें इमोशन भी है, बिहेवियर भी है, ठीक है। बट वे ऑफ बिहेवियर, बिहेव करने का तरीका, परमानेंट तरीका, बोले उसका तो साला एटीट्यूड झाड़ता है रे, वो उससे तो बात करने का मतलब नहीं, वो बहुत एटीट्यूड झाड़ता है, दैट इज एटीट्यूड। क्लियर है। जरा से कुछ लोग क्लिनिक अच्छे चलने लग जाते हैं, बात करने का वो चेंज हो जाता है ना। तो ये एटीट्यूड है। और कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो अभी भी डाउन टू अर्थ है ना, जितना भी आप देख लो, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं जो बिल्कुल जमीन पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल एटीट्यूड उनका ऐसा है, डाउन टू अर्थ, तो ऐसे भी लोग होते हैं। चलो, लर्निंग का मतलब होता है पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी हम लोगों ने नया कुछ एक्वायर किया है। मैं लर्निंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मैंने 3-4 चम्मच शक्कर डाली 1 कप चाय में, और मुझे बहुत मीठी चट लगी, फिर मैंने 4 की जगह 3 डाली, मुझे अभी मीठी लगी, 2 चम्मच डाली, बोले यार अभी भी थोड़ी मीठी तो है, फिर मैंने 1 चम्मच डाली और मेरे को लगा कि यार ये परफेक्ट मिठास है, मुझे ऐसी ही मीठी चाय पसंद है। तो मैं सीखा उस 4 बार जो मैंने गलतियां करी, पहले 4 चम्मच डाली, 3 डाली, अब मैंने ये अडॉप्ट कर लिया कि मेरे को जब भी चाय पीना होगी मैं 1 चम्मच शक्कर डालूंगा। कितनी चम्मच? 1 चम्मच। तो ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से जो मेरे
मेरे लाइफ स्टाइल में या मेरे एटीट्यूड में या मेरे जो भी एक्शन में जो मैंने चेंजेस लिए हैं, चेंजेस किए हैं, इसको बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, मैं समुद्र में गिर गया या स्विमिंग पूल में गिर गया, हाथ पांव चलाए, थोड़ा तैरने लग गया, और गिरा और चलाए चलाए चलाए, अब मैंने पास्ट एक्सपीरियंस देखा कि ऐसे ऐसे चलाएंगे तो फिर मैं बढ़िया फ्लोट करूंगा, तो मैं तैरना सीख गया। दैट इज लर्निंग, सीखना, पास्ट एक्सपीरियंस है। क्लियर है? चलो, हैबिट मतलब आप जानते हो, मुझे नहीं पढ़ाना। फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट भी जानते हैं। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन देखो हर किसी की बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल नीड होती है, इच्छाएं होती है, बेसिक नीड्स, और विच दे आर ट्राई टू सेटिस्फाइड, और वो व्यक्ति उस चीज को सेटिस्फाई करना चाहता है। बोले यार मुझे 50,000 महीना कमाना है यार, मेरे को सुबह शाम बढ़िया खाना खाना है यार, मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, एक जीवन साथी चाहिए। दे आर द, हम हमारी ये ह्यूमन की कुछ बेसिक नीड्स है। हमारा दोस्त अच्छा होना चाहिए, है ना, वो दोस्त हमारे हिसाब से बिहेव करना चाहिए, ये जो है वो बेसिक नीड्स है। और when they are unable to meet their needs, और यदि कोई व्यक्ति की वो नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, अब आएगा फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, उसकी जो डिजायर्स हैं वो नहीं फुलफिल हुई। देखो, हो सकता है, अब मुझे बताओ 90 नंबर आए किसी को 100 में से, क्या फ्रस्ट्रेशन आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। लेकिन यदि किसी की उम्मीद 95 की थी, 98 की थी, तो उसको आएगा, क्योंकि उसकी डिजायर पूरी नहीं हुई। हो सकता है छोरों को तो क्या है 51 नंबर आए हुए, ऐसी तेजी दुनिया जीत ली, क्योंकि उसको 50 की भी उम्मीद नहीं थी। ऐसा हमारा हर रिजल्ट में ऐसा होता है कि यार उम्मीद नहीं थी पास हो जाएंगे बट हो गए, है ना। लेकिन तो हम लोग खुश है। और यदि हमको उम्मीद होती कि नहीं यार मेरे तो 95% बनना चाहिए और बने 65 ही, तो फिर हम फर्स्टेड हो जाएंगे। मेरे को बंगला चाहिए, फ्लैट खरीदना पड़ा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको 1 लाख की उम्मीद थी सैलरी की, मिल 50,000 ही रही है, फ्रस्ट्रेशन है। क्लियर है? चलो, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मतभेद। A conflict is like a tug of war between two or more courses of action between opposite ideas. तो मेरा विचार कुछ और है, और मेरे विचार से यदि आप मैच नहीं कर रहे हो, तो हम लोगों के विचारों में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। क्या आएंगे भैया? कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आईक्यू जानते हो। एक चीज और सुन लीजिए, पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी पूछ लेते 5 नंबर में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। पर्सनालिटी इज अ की वर्ड इन साइकोलॉजी। इट इंप्लाइज द सर्टेन फिजिकल एंड मेंटल ट्रेट। देखो, बोले यार क्या पर्सनालिटी है यार, उसकी हाइट वाइट बॉडी बॉडी, और क्या बोलता है यार, बोलने का स्टाइल तो और गजब है, गजब पर्सनालिटी है। तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ पर्सनालिटी फिजिक पे नहीं आ सकती कि मतलब बहुत बेहतरीन 7 साढ़े 7 फीट की हाइट, हेल्थ, और बेहतरीन ह्यूज स्ट्रक्चर, व्यवस्थित बॉडी बिल्ड, और आवाज ऐसी है एक चाटा मारूंगा तेरे को, मार दूंगा मैं, चोरी जैसी आवाज है ना, हाइट है ना, हेल्थ है ना, डोले शोले है, बिल्कुल बॉडी बिल्डर जैसा, तो फिर वो पर्सनालिटी गड़बड़ हो जाएगी। या कोई अगरबत्ती दुबला पतला ठिंगना सा व्यक्ति बोले फोट डालेंगे हो, फोट डालेंगे हो, कोई हाथ लगा के देख ले, तो आवाज बहुत दमदार है, मेंटली भी वो डरता नहीं है, सब कुछ है, बट उसकी फिर वो भी देख लो, बॉडी भी देख लो, फिजिक भी देख लो, तो दोनों कॉम्बिनेशन से ही सही पर्सनालिटी आएगी, फिजिकल भी और मेंटल। ठीक है, चलो, तो कंपोनेंट में फिजिकल आता है, इसमें हाइट आती है, वेट आती है, कलर आता है, फेशियल एक्सप्रेशन आता है। कुछ लोग तो बिल्कुल आंख दिखा के है ना डरा देते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हेल्थी बॉडी होना चाहिए, फिजिकल है। इमोशंस, पर्सन के इमोशंस भी होते हैं, फियर, एंगर, है ना, लव, जेलसी, गिल्ट, वरी, इंटेलिजेंशिप्स, बिहेवियर, ये सभी चीजें मिलके क्या बनाती है? पर्सनालिटी। कौन कौन से टाइप की पर्सनालिटी होती है? चीयरफुलनेस, गुड मैनर्ड, स्पोर्टमैनशिप, ऑनेस्टी, काइंडलीनेस, लॉयल्टी, रिलायबल, टेक्टफुल, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, है ना, विलिंग टू हेल्प अदर, ये सब अलग अलग वेराइटी की पर्सनालिटीज। क्लियर है? चलो, तो पता होना चाहिए आपको। आईक्यू नहीं पढ़ना, सोशल। ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है इसमें आपको इतना ही पढ़ना है ना। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, इस पे जरूर आ जाओ, सोशल प्रॉब्लम्स। 4-5 पेज पीछे जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, ये भी 5 नंबर में पूछ सकते हैं। व्हाट आर द सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक बुराइयां क्या क्या है ना। देखो वैसे मैं सही बताऊं तो ये इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। जैसे आप में से बहुत सारे शराब नहीं पीते होंगे, है ना, तो या नहीं पी पाते होंगे, वॉट एवर, तो और दारू, और तो सारा दारू कुट्टा है, वो तो रोज दारू पीता है, वो तो रोज संडे दारू पीता है। क्या यार, ऐसे लोग साले क्यों पैदा हो जाते। तो आप नहीं पीते हो तो लिक्वर पीना यानी ड्रंकननेस आपके लिए क्या है, सोशल, है ना, सोशल डिसीज है, मान सकते हो आप लोग। तो या फिर कोई जुआरी है, वो जुआ खेल रहा है बढ़िया, वो करोड़पति बन गया, बट दूसरों के लिए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम नहीं करते हैं, हम करते हैं तो हमारे लिए परसेप्शन चेंज हो जाता है ना। तो देखते हैं सोशल प्रॉब्लम्स। पहला सोशल प्रॉब्लम है प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, सालों से चली आ रही है। डेलिक्वेंसी यानी कि देखो लिखा है, अ डेलिक्वेंट इज वन हु शो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। मतलब कि नॉर्मल जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोशल समाज के नॉर्म्स हैं, उससे हटकर कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, चोरी कर लेता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, है ना, रेप, मर्डर, है ना, लूटपाट, ये सब डेलिक्वेंसी में आता है। थर्ड, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये भी दहेज भी लेना एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। हालांकि इस पे भारत देश ने अब बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। ड्रग एडिक्शन, आपने मूवी देखी है उड़ता पंजाब, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, भांग, गांजा, अफीम, पैथिडीन, हेरोइन, है ना, ठीक। अल्कोहल एब्यूज, लगभग अब हर यूथ जो है वो शराब पीता ही पीता है ऑलमोस्ट, है ना, शादी ब्याह में बिना शराब के शादी नहीं लगेगी। अल्कोहल एब्यूज, अनमैरिड मदर्स, है ना, शादी नहीं हो और बच्चे हो गए, ये भी गलत है। हैंडीकैप्ड, जैसे ब्लाइंड, हेयरिंग डिसेबिलिटी, ऑर्थोपेडिकली कोई वो है, विकलांग है, लेप्रोसी अफेक्टेड है, मेंटल रिटार्डेड लोग हैं, ठीक है, स्पीच डिसेबिलिटी है, दे आर द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो, तो ये पता होना चाहिए था आपको। इट इज ऑल अबाउट 12th नंबर चैप्टर, दैट इज सोशल एंड मेंटल हेल्थ। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। ये जो नया चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर सीएम में, अभी मैंने सोशल और मेंटल हेल्थ पढ़ाया। तो एनवायरमेंट और हेल्थ, वैसे ये बहुत हल्का फुल्का चैप्टर है। इसमें सेप्टिक टैंक क्या होता है, नाला क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है ना, लेटरिन कैसी बनती क्या होती है, वो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वाटर बॉर्न डिसीज पढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है ना, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। बट इसको जब एग्जाम आए तब रिवाइज कर लेना, इट्स नॉट बिग डील, बिल्कुल आसपास का जो अपना है हम वो देखते हैं, वो चीजें इसमें मिलती है। तो सबसे पहला आ जाओ वाटर पे, ठीक है। वाटर में सबसे पहला है वाटर बॉर्न डिसीजेस, उस पे आ जाओ। ये अलग से पूछते हैं 5 नंबर में, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में फूड बॉर्न डिसीज और मिल्क बॉर्न डिसीज पढ़ाई थी। नेक्स्ट वाटर बॉर्न डिसीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। पानी से रिलेटेड क्या क्या बीमारी है आप सब जानते हो, साला है कोलेरा, या टाइफाइड ने, और भी बहुत सारे वायरल बीमारियां पानी से फैलती है, और पानी से तो ढेरों बीमारियां फैलती है। तो वाटर रिलेटेड डिसीज में पहला है वाटर बॉर्न डिसीज। तो पहला, दोज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट, पानी में कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, इधर बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोवास व्हाटएवर। तो वायरस में है हेपेटाइटिस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस, ये छोटे बच्चों को बहुत होता है, रोटा वायरस डायरिया खूब होता है बच्चों को, ठीक है। तो ये वायरल है जो पानी में होते हैं और पानी से इंसान को इन्फेक्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया में टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डिसेंट्री, ई कोलाई, है ना, कोलेरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बैक्टीरिया है ना। प्रोटोजोआ में अमीबियासिस, ई एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबिक पेचिस कराता है। जियार्डियासिस, है ना। हेलमिंथिस में राउंड वॉर्म, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे किससे ग्रस्त होते हैं, है ना, तो राउंड वॉर्म एस्केरिस से होते हैं, सीना जिसकी अच्छी दवाई है, ठीक है। इसके अलावा घोंगे से सिस्टोमोसोमियोसिस हो सकता है, घोंगा मतलब स्नेल, ठीक है।
और फिश टेप वॉर्म वगैरह भी पानी में मिलते हैं। तो ये वाटर रिलेटेड डिसीजेस थी पहली, जिसमें जिंदा कोई चीजें थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। नाउ केमिकल, कुछ केमिकल्स होते हैं जो पानी में ज्यादा पाए जाते हैं या कम पाए जाते हैं, उससे भी बीमारियां होती है। तो केमिकल पोल्यूटेंट ऑफ द नेचर डिराइव्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, खेतों का वेस्ट ले लो या एग्रीकल्चर। गंगा अशुद्ध क्यों है? क्यों हमारे देश की अधिकतर नदियां अशुद्ध है, गंदी हो गई है, मैली हो गई है? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें निकलता है। और आपने सुना भी होगा, कोरोना में 2-3 महीने जो फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज बंद थी, तो गंगा एक्स्ट्रॉर्डनरी साफ हो गई, और सारी देश की नदियां भी, है ना। तो साइनाइड, हेवी मेटल्स, मिनरल, एसिड, नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लीचिंग एजेंट्स, सल्फाइड, अमोनिया, ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री वगैरह से निकलते हैं, इंडस्ट्री से निकलते हैं और वो पानी में आ जाते हैं, तो वो भी गड़बड़ है। ठीक है, इससे डेंटल हेल्थ की वाट लगती है। अभी हम लोगों ने भी परसों पढ़ा था डेंटल फ्लोरोसिस, है ना, एंडेमिक फ्लोरोसिस, है ना। बच्चे साइनोस्ड हो जाते हैं यदि कार्बन डाइऑक्साइड और साइनाइड बढ़ जाएगी पानी में। तो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, हार्ड वाटर है तो बहुत ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, और विस्कस पानी यदि ब्लड है हमारा तो हार्ट पर लोड पड़ेगा, है ना। इसके अलावा शिगेलोसिस, ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस, एस्केरेसिस, ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो गंदे पानी में वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है बैक्टीरिया, वायरस को। शुद्ध पानी होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल कंपोनेंट है। तो ये दो चीजें हैं जो वाटरबोर्न डिसीज में आती है, एक तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लिखना है, और केमिकल्स लिखना है। तो 5 नंबर का टॉपिक था, खत्म हुआ। नेक्स्ट एक टॉपिक है, जो टॉपिक क्या है आप सब जानते हो, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना, पानी को शुद्ध करने का तरीका। तो मुझे लगता नहीं आपको इसमें ज्यादा कोई डीप में जाने की जरूरत है। पानी शुद्ध करने के तरीके दो स्केल पे माप करे जाते हैं। एक लार्ज स्केल, जिसमें मोहल्ले को, गांव को पानी बांटना है, तो बताऊंगा उसमें रैपिड सेंड फिल्टर लगता है, बताने वाला हूँ जस्ट। और एक होता है जिसके अंदर मतलब स्मॉल स्केल पे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। तो स्मॉल स्केल में पानी प्यूरिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपने घरों में करते भी हैं। जैसे एक फिल्टर करते हैं, पानी छान लेंगे। दूसरा, फिटकरी डाल के उसको हम सेडिमेंट करके निथार लेंगे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारे घरों में डोमेस्टिक आरओ वगैरह लगते हैं आजकल, यूवी, उससे भी। और सबसे कॉमन जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज अ बेस्ट वे, जिससे हम इंश्योर हो जाते हैं कि भैया 100% बैक्टीरिया, वायरस सब निपट गए होंगे। और जो बड़ी बड़ी मिट्टी, धूल मिट्टी वाली जो इम्प्योरिटीज है, वो तो फिटकरी डाल के निथार लेना ही सही, छान लेना। तो उससे बड़ी बड़ी धूल मिट्टियां भी खत्म, और बैक्टीरिया, वायरस होंगे तो वो उबालने से खत्म। इसलिए जब कोई बीमार पड़ता है तो हम उबला हुआ पानी बोलते हैं। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर है, दो स्केल से करा जाता है। पहला लार्ज स्केल, तो उसमें पहला है, सबसे पहले हम स्टोर करते हैं। देखो आप, ये सब आपने देखा भी होगा, ये ट्रीटमेंट प्लांट होता है। ये गुजराती कॉलेज वालों को ले भी गए होंगे, जलूद प्लांट, पीएसएम से। ये वाला आप देख पा रहे हो, आप सबकी बुक में भी होगा, है ना। तो कभी गए हो जलूद वलूद, वाचू पॉइंट, जलूद? यहाँ पे प्यूरिफिकेशन पूरा लगा हुआ है। और भी ढेरों अलग अलग, जहाँ आसपास जाते हो वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे होंगे। तो सबसे पहले स्टोरेज किया जाता है पानी को। स्टोर करने से क्या होता है, उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं, जिससे उसमें जितनी भी जो कोर्स धूल मिट्टी मटेरियल होता है, वो सब नीचे बैठ जाता है। बोलते हैं ना, गल गल बैठ गया, स्लग बोलते हैं उसको। बाकी फिर जो ऊपर ऊपर का होता है, उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। फिर उस फिल्टर आउट करने के बाद में उसमें हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड जो है, ये एक इसको ब्रांड नेम भी आता है, आपने कभी देखा होगा, क्लोरवेट के नाम से आता है। 2 बूंद क्लोरवेट डाल दो, क्लोरीन डाल दो। या आपने स्विमिंग पूल वगैरह कभी गए हो, या वाटर पार्क जाते हो, उसमें क्लोरीन का पानी होता है। वो क्लोरीन मतलब यही है, क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर, जिसके अंदर क्लोरीन में पावर है कि वो बैक्टीरिया, वायरस को मार सकती है। तो फिर ये डिसइंफेक्टेंट डाल के, क्लोरीन पानी डाल के 1 घंटे रख लो। 1 घंटा कांटेक्ट पीरियड होता है। इस दौरान सारे बैक्टीरिया, वायरस जो है वो खत्म हो जाते हैं। फिर वो पानी यूज कर सकते, है ना। तो स्टोरेज है, फिल्ट्रेशन है। अब फिल्ट्रेशन में 2 पेपर होते हैं बेटा, 2 फिल्ट्रेशन होते हैं। स्लो सैंड फिल्टर, जिसकी फोटो आपको दे रखी है, देखो आपको मैं बताता हूँ, ये वाला।
दिस वन, इसमें सबसे ऊपर गिट्टी है, फिर बारीक बारीक चीजें हैं, कोयले का पाउडर है, ढेरों रेत है। तो ये एक फिल्टर होता है ना, स्लो सेंड फिल्टर। लेकिन हमारे सिलेबस में रैपिड सेंड फिल्टर है, तो मैं उसकी तकनीक आपको वैसे बताया था, फिर बता रहा हूँ। ये वाला डायग्राम बना के आना आपको एग्जाम में, ये वाला। तो इसको देखिए सभी लोग जरा गौर फरमा के, बुक में निकालो। ये रैपिड सेंड फिल्टर ही पढ़ सकते हैं, यही आता है भी कभी कभी। कैसे हम पानी शुद्ध करते हैं? सबसे पहले रिवर है, नदी, उससे हमने, है ना, पानी हमारे यहाँ निकाला। जहां भी अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां की बात हो रहा है। तो जैसे ही पानी आ रहा है ना, तो जो पानी का फुटबॉल होता है ना, जहां से मोटर से पानी लेते हैं नदी से, उस फुटबॉल में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑलम यानी फिटकरी डाल देते हैं। और फिर उसका पानी, या जहां से इनलेट है वहां पे फिटकरी डाल देते हैं, वॉट एवर। वो फिटकरी वाला पानी थोड़ा थोड़ा आता रहता है। फिर वो एक मिक्सिंग चैम्बर में उसको रखा जाता है। और उस मिक्सिंग चैम्बर में ये होता है कि जो फिटकरी का जो पानी था, 12 घंटे 24 घंटे रखने के बाद, जितना भी जो ढेर भारी भारी सामान, मतलब भारी भारी इम्प्योरिटीज होती है, वो नीचे बैठ जाती है ग्रेविटी की वजह से। फिर ऊपर ऊपर का पानी को हम ऊपर रखते हैं, अगले अगले चैम्बर में आते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन चैम्बर। अब इस फ्लोक्यूलेशन चैम्बर में क्या होता है कि जितना भी जो नीचे नीचे का पानी था, वो तो अपन ने उसको सेडिमेंटेशन करके डिकेंटेशन कर लिया। अब जो हल्की इम्प्योरिटीज होती है, उसको ऊपर ऊपर वाले को साफ कर लेते हैं। कहीं पत्ती वत्ती है, बाल है, सूखे सूखे पंख है किसी के, ये वो वॉट एवर, है ना। तो उन सबको, हल्की चीजों को जो नीचे नहीं बैठी, उनको साफ करेंगे। फिर उसको अगले सेडिमेंटेशन टैंकर में फिर डालेंगे, फिटकरी डाल के, जिससे और कुछ बचा हो वो भी सब नीचे मिट्टी मिट्टी जो है वो बैठ जाए। फिर उसका फिल्टर करेंगे। फिल्टर देखो, ये नीचे भी फोटो दे रखी है, ये वाला, ये रैपिड सेंड फिल्टर है ना। इसके अंदर सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं, कोयले का पूरा वो होता है, जिससे 3 लेयर में वो फिल्टर आउट होता है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा 1000-1100 रुपए का आते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के फिल्टर, टाटा स्वच्छ वगैरह नाम सुना आपने। सिर्फ पानी डाल दो, फिर वो 3 स्टेप्स में नीचे चलता जाता है। सबसे नीचे कोयले की लेयर होती है, ठीक है। तो ये फिल्टर है, उसमें अच्छे से रैपिड सेंड फिल्टर, फिल्टर होने के बाद में, जैसे ही उस फिल्टर को हमने, जिसमें सारी इंप्योरिटीज ऑलमोस्ट वो साफ कर देता है, उसको अगले चेंबर में डालेंगे। लेकिन उसको डालने के पहले देखो, उसमें लिखा हुआ है क्लोरीन डाल रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ये क्लोरीन डाल के क्या करेंगे हम लोग, उसको पानी को रखेंगे 1 घंटे तक। 1 घंटे के बाद में आप उससे कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटा कांटेक्ट पीरियड है। इस दौरान जो है वो क्लोरीन सारे बैक्टीरिया वायरस मार डालेगा। तो आपने हल्की चीजों को निपटा दिया फ्लोकिंग चैम्बर में, भारी चीजों को निकाल दिया सेडिमेंटेशन चैम्बर में। उसके बाद भी जो ऐसी चीजें जो अदृश्य इम्प्योरिटीज होती है, बारीक बारीक माइक्रो, उसको फिल्टर कर लिया। और जो बैक्टीरिया वायरस फंगस बचे थे, उनको आपने क्लोरीन डाल के मार डाला। तो अब लगभग 99.999% पानी शुद्ध है, वो पी सकते, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। अभी हमारे देश में यही तकनीक से पानी शुद्ध किया जा रहा है, इसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता नहीं अभी आएगा वैसे, बट आ जाए तो देखना। स्मॉल स्केल में बॉइलिंग है ना, ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हो, क्लोरीन डाल सकते हो, ठीक है। आप फिल्टर कर सकते हो, ठीक। यूवी रेडिएशंस का, यूवी जो होता है, देखो ये आपके घरों में, अब सबके घरों में लगा होगा मुझे लगता है, ये आरओ है ना, इसमें भी 4 लेयर की फिल्ट्रेशन होते हैं। ये ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है, याद हो तो, और साल भर में बदलने को आ जाता है वो लोग। दैट इज आरओ। यहाँ से पानी आया इस, तो वो आपने सुना भी होगा, कभी आरओ खरीदने जाओगे या कभी देखा होगा कि 5 स्टेज फिल्ट्रेशन है, 6 स्टेज फिल्ट्रेशन है, 3 स्टेज फिल्ट्रेशन है। तो ये अलग अलग स्टेजेस के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन अलग अलग चीजों को निपटाती है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, जिससे सारे बैक्टीरिया वायरस और इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है, सॉल्ट कंट्रोल किए जाते हैं। दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक। ये बहुत लेटेस्ट में हमारे घरों में लगभग सब जगह पर यूवी आरओ चल रहा है। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, जो बैक्टीरिया वायरस मारने का काम करती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए, ये मुझे लगता नहीं कि आपको समझाने की जरूरत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पानी में तो इतना ही था। चलिए अब आ जाइए एयर पे।
एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर में, एयर पोल्यूशन, तो वो पढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन 10 नंबर में आता है ना। द एयर पोल्यूशन, the phenomena called pollution is a inescapable consequence of the presence of man and his activities। हम इंसानों की वजह से, हम इंसानों ने जो एक्टिविटीज करी है, चाहे वो हमने फैक्ट्रियां लगाई है और चिमनी का धुआं है, या हमने चूल्हे जला के जो धुआं करा है, या ऑटोमोबाइल चला के, ढेरों साइकिल मोटरसाइकिल वॉट एवर, ठीक है, जो भी हम लोगों ने हमारी एक्टिविटीज से जो भी कचरा बनाया है, ये है पोल्यूशन। ठीक है, अब हवा में जो कचरा जा रहा है वो एयर पोल्यूशन, साउंड में ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और भी ढेर सारी चीजें अपन से बात करेंगे। रेडिएशनल पोल्यूशन भी होता है, न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह बना रहे हैं। सो एयर पोल्यूशन इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आप सब जानते हो दिल्ली में अभी क्या हुआ था। एक तो मैच ही रद्द हो गया था शायद भारत श्रीलंका का, मतलब समझ सकते हो कि एयर पोल्यूशन हालत खराब कर दे। और कोरोना की वजह से कम 50% हवा साफ हो गई है, क्योंकि ना ऑटोमोबाइल चल रहे हैं ना के बराबर, ना फैक्ट्रियां चल रही है, तो अच्छी बात है। बट इंसानों की एक्टिविटी से जो उत्पन्न हो रहा है दैट इज पोल्यूशन, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ एम्बिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ सब्सटेंस लाइक गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, कोई मैटर्स, ये होते हैं। बट इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है, नाइट्रोजन बहुत बढ़ रहा है, धूल मिट्टी बहुत बढ़ रही है ना, स्मोक धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फिर ये पोल्यूशन। ठीक है, चलो, दो टाइप के पोल्यूशन होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूशन और दोज दैट आर emitted into the atmosphere from source such as factory chimneys or exhaust pipe and all, ये प्राइमरी। सेकेंडरी एयर पोल्यूशन आर दोज फॉर्म्ड विद इन एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, मतलब कि एटमॉस्फेयर में ही बनता है, जैसे कि दे आर एराइज फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट। तो जो चिमनी का धुआं निकला, उसने किसी से रिएक्ट करी और अब कई नई चीज बना ली जो एयर को पोल्यूट कर रही है ना, तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन कहलाएगा। द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज ओजोन which arise almost entirely from chemical reaction that differ from attitude। मतलब एटमॉस्फेयर से ही किसी दूसरी चीज से रिएक्ट करके ओजोन जो है वो बन रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो ओजोन की लेयर को डिस्ट्रॉय कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि ओजोन में जो छेद है वो अब बुझ भी रहा है, आपने सुना होगा ऐसा, है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो निकलता है फ्लाइट से, है ना, एरोप्लेन से, वो वाट लगा था ओजोन का। ठीक है, चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोर्स क्या क्या है एयर पोल्यूशन के। तो पहला है ऑटोमोबाइल्स, यानी कि हमारी कार, हमारी बाइक। इंडस्ट्रीज, आप सब जानते हो, चिमनियां जो है धुआं निकालती रहती है। डोमेस्टिक में क्या होते हैं आप सब जानते हो, चूल्हा, है ना, या हमारी अगरबत्तियां। और मिसलेनियस भी हो सकती है, जैसे फंगस, डस्ट, है ना, मोल्ड्स, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम्स में जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है, या न्यूक्लियर जो ताप भट्टियों का जो जलाते हैं बिजली बनाने के लिए, वो, है ना, तो ये सब एयर पोल्यूशन। ठीक है, चलो, कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट होते हैं। सबसे मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादा डेंजरस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलो मोनोऑक्साइड, बोलो। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा, मतलब हीमोग्लोबिन इससे एफिनेट रखता है, तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में आएगी हमको हाइपोक्सिया हो जाएगा जबरदस्त, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, लेड तो इंसेफेलोपैथी करा देता है ना। पहले लेड मिला रहे थे पेट्रोल में जिससे एवरेज बढ़ रहा था, फिर लेड हटा, मिलाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चों में इंसेफेलोपैथी डेवलप हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, कैडमियम, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन। ठीक है, ये सभी जो हैं ये सब पोल्यूटेंट है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आ जाओ। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन 10 नंबर में आता है, इसलिए डायरेक्ट इसी पे आओ। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, यदि एयर पोल्यूशन होगा तो क्या बैड इफेक्ट्स होंगे, तो देखते हैं
क्या क्या एडवर्स इफेक्ट आते हैं इंसानों की लाइफ में, क्या बीमारियां होती है एयर पोल्यूशन से। तो टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 3। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके सोर्स क्या है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि तुम्हारे साइलेंसर से जो धुआं निकल रहा कार और बाइक से, गैस स्टोव, हीटर, वुड बर्निंग स्टोव, लकड़ी जलाने से, केरोसिन का वो जो नूतन का आता है घासलेट से जलने वाले भट्टियां, है ना, हलवाई की, ये सभी से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती। क्या करता है ये? रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन यानी आरटीआई करता है, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी यानी कि ये निमोनिया करवाएगा, ब्रोंकाइटिस कराएगा, इम्पेयर्ड लंग डिफेंस और सीओपीडी कराएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो सिगरेट पीने से निकलता है और कार और बाइक के धुएं से, ये लंग कैंसर कराता है। ओजोन, ये भी ऑटोमोबाइल से निकलता है, एयरक्राफ्ट से निकलता है, ये कफ कराएगा, सब एक्सटर्नल डिस्कम्फर्ट यानी कि सीने में दर्द, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन कराएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो पावर प्लांट से निकलते हैं, पावर प्लांट जानते हो ना, बिजली बनाने वाले, है ना, ये स्मेल्टर भट्टियां बड़ी बड़ी, ऑयल रिफाइनरी जो पेट्रोल वेट्रोल निकालते रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये अस्थमा सीओपीडी डेवलप करते हैं। ठीक है, इवन इससे कई बार तो सल्फर डाइऑक्साइड डेथ तक हो जाती है। और लेड, ये भी ऑटोमोबाइल से निकलता था, पहले पेट्रोल में लेड आता था, इससे न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चिल्ड्रन यानी इंसेफेलोपैथी हो रही थी छोटे बच्चों। तो ये एयर पोल्यूशन है। नाउ लास्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो पहला क्या है, एक तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, कंटेनमेंट एरिया बनाना पड़ेगा कि भैया ये फैक्ट्रियां यहाँ यहाँ होना चाहिए, गांवों से दूर। ठीक है, मतलब एक अच्छी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग होना चाहिए। कुल मिला के भैया, गुड। क्लास का टाइम क्या था बेटा रोहिना? क्लास का टाइम क्या था? सर नहीं हमारे ये पता नहीं बंद है सर। हेलो ओके, सर, गुड मॉर्निंग सर। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, खुद ही ऑन ऑफ हो रहा है मोबाइल। चलो चलो। तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन का प्रिवेंट में पहला है कंटेनमेंट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एस्केप ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द एम्बिएंट एयर। कंटेनमेंट कैन बी अचीव्ड बाय वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग मेथड, है ना, वेंटिलेटर अच्छा होना चाहिए एयर क्लीनिंग के लिए, और सबसे बड़ी बात है अच्छी प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा रिप्लेसमेंट, अच्छे पौधे लगाओ, खूब सारे पौधे लगेंगे तो हवा में और ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा यूज होगी, मतलब वो निकली उसको हम लोग एनवायरमेंट में डालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल, एग्जॉस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेंगे और ऑक्सीजन को निकालेंगे तो बेहतर है। डाइल्यूशन, dilution is a valid so long as it's within the self cleaning capacity of environment. For example, some air pollutant are readily removed by vegetation. मतलब ग्रीन बेल्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट, रेसिडेंट एरिया बनाना, मतलब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग करो कि भैया ये जो एरिया है ये इसमें सब फैक्ट्रियां फैक्ट्रियां लगेगी, इंसान नहीं रहेंगे। हर कॉलोनी के बीच में जो वो है उसमें भैया भाग्यश्री पाटीदार, चलो। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अच्छी होना चाहिए। लेजिग्नेशन, कानून कायदे तो है ही सही कि भैया फैक्ट्रियों की चिमनी इतनी बड़ी होना चाहिए, ये धन नहीं जलाओगे, ये नहीं करोगे। यदि हमारे देश में सभी के पास गैस स्टोव हो जाएगा ना, तो उससे मतलब ये एलपीजी वाला, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट बात भी रही है उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, चलो। बट क्लीन एयर एक्ट के थ्रू एयर पोल्यूशन वगैरह पे बहुत ज्यादा फाइन लगता है ना। ठीक, बस इतना ही है। तो इट इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। तो आज के लिए सीएम में इतना ही। कल हम नॉइस पढ़ेंगे, नॉइस पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन। ठीक है, चलो। जिसको सीएम ही पढ़ना थी वो एग्जिट हो सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिपोर्टरी, सीएम वाले सिर्फ एग्जिट हो सकते हैं। हम लोगों ने कल सिंथेटिक रिपोर्टरी पढ़ी थी,
किसने दी थी सिंथेटिक रिपोर्टर? किसने दी थी? Dr. Balthar and Kulkarni. सिंथेटिक रिपोर्टर किसने दी थी? डॉक्टर बार्टल एंड डॉक्टर क्लिंकर। ठीक है, चलिए कितनी दवाइयां कितनी थी उसमें, मेडिसिन? 1594. चलो, तो सिंथेटिक रिपर्टरी थी, है ना? सिंथेटिक रिपोर्टर के बाद में मुझे लगता है हमें कंप्लीट रिपोर्टर निकालिए। सिंथेटिक के बाद में हमें शायद कंप्लीट रिपोर्टर ही पढ़ना है। हाँ, कंप्लीट रिपोर्टर, ये भी 10 नंबर में आ सकती, 5 या 10। इसके जो ऑथर हैं वो जिंदा हैं, मेरे फेसबुक में फ्रेंड भी है, रॉजर वैन ज़ैंडवुड। आप ये जो नाम है इसको फेसबुक पे सर्च करना, तो उसमें उनके म्यूचुअल फ्रेंड में मैं भी दिख जाऊंगा आपको, है ना? ठीक है, तो ये जिंदा है और ये हॉलैंड नीदरलैंड के रहवासी हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है रिपोर्टें बनाने में। स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रिपोर्टरी। वैसे क्या लगता है ये रिपोर्टरी भी कंप्लीट होगी? इन्होंने तो बोल दिया कंप्लीट रिपोर्टरी, बट ये भी कंप्लीट नहीं है। ये भी केंट साहब के ही एक्सटेंशन में थी। केंट साहब ने जो रिपोर्टरी बनाई थी इन डिडक्टिव लॉजिक पे, उसी से एम्फेसिस रिपोर्टरी है। उसका एक अच्छा एक्सटेंशन तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया, सिंथेटिक रिपोर्टरी, जो डॉक्टर क्लंकर और बार्थल क्लंकर दोनों ने दिया था। बेटा रवीना, वीडियो ऑफ करो बेटा, अपना वीडियो ऑफ करो। कंप्लीट रिपोर्टरी, रॉजर वैन ज़ैंडवुड जो नीदरलैंड के डॉक्टर थे, ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस करे थे 1982 से, है ना? लेकिन माइक भी ऑफ कर लो, ठीक है? कंप्लीट रिपोर्टरी पढ़ा रहा हूं। रॉजर वैन ज़ैंडवुड नीदरलैंड में 1982 से प्रैक्टिस कर रहे थे होम्योपैथी की, बट सुनना ध्यान से, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन एडिशन एंड करेक्शन टू केंट रिपोर्टरी फॉर हिज पर्सनल यूज। लेकिन ये अपने यूज के लिए ही जो क्लिनिक पे देख रहे थे और जो दूसरी रिपोर्टरी समझ रहे थे, तो जो केंट में गलतियां थी ना, वो गलतियां ये डिलीट करके उनमें जो जो चीजें ऐड करना था वो करते जा रहे थे। और एक केंट की रिपोर्ट के साथ में, जैसे अपन लोग नहीं कई बार अपनी बुक्स में पन्ने चिपका लेते हैं अपने लिए अपने नोट्स के हिसाब से, वैसे ये डिलीट एंड एडिट करते जा रहे थे। खराब चीजों को, जो गलतियां करी केंट ने, उनको डिलीट, और अच्छी चीजों को जोड़ते जा रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए। While working on it, he noticed that the information differed from what have been previously published in the synthetic repertory. और उन्होंने ये भी देखा कि सिंथेटिक रिपोर्टरी में बहुत सारी गलतियां थी, कल ही मैंने पढ़ाया, ठीक है? तो यार केंट का एक्सटेंशन था, बट केंट के एक्सटेंशन के बावजूद भी गलतियां तो है। By looking more deeply into the matter, comparing information from several sources, looking at grades of addition, looking at variation in rubrics, he decided to take up full time on repertory work. फिर उन्होंने प्रैक्टिस कम कर दी और किस पे ज्यादा फोकस करने लग गए? बाबा रिपोर्टरी बनाओ यार, इनने सिंथेटिक ने भी बहुत घोर अन्याय करा हुआ है, केंट साहब ने भी अच्छी बनाई लेकिन बहुत लफड़े हैं उसमें भी, बहुत गलतियां हैं, ठीक है? तो फिर उन्होंने केंट साहब का ही एक्सटेंशन
सिंथेटिक रिपर्टरी का एक्सटेंशन बनाया कंप्लीट रिपर्टरी। ठीक है, तो इन 1990 में रॉजर वैन ज़ेनवुड, जो कि कंजिल साहब थे, बहुत बड़े मैक रिपर्टरी सॉफ्टवेयर रिपर्टरी बनाने वाले व्यक्ति थे, कंजिल, KUNZIL, ये जो थे कंजिल साहब, ये बहुत बढ़िया मैक रिपर्टरी बनी थी, इनने सॉफ्टवेयर बना रहे थे। उनसे मिले एक सेमिनार में और फिर उन्होंने इस पे फोकस किया और उनसे सीखा कि रिपर्टरी कैसे बना सकते हैं। फिर उन्होंने BBCR, थेरापेटिक पॉकेट बुक, कैन, सबकी रिपर्टरियों की अच्छी अच्छी बातों को लिया, मिलाया और एक रिपर्टरी बनाने की कोशिश करी जिसका नाम है कंप्लीट रिपर्टरी। क्लियर है? चलो, तो 1992 के बाद में इस पे काम हुआ और कंप्लीट रिपर्टरी बनी, जैसे BBCR, कैन रिपर्टरी, बोगर्स रिपर्टरी, बोरिक मटेरिया मेडिका, इन सब को उन्होंने ऐड किया। ठीक है, चलो तो सुनना ध्यान से। जो कंप्लीट रिपर्टरी थी, द कंप्लीट रिपर्टरी कम्स इन द 3 वॉल्यूम, इसके भी 3 वॉल्यूम थे और टोटल 2830 पेज थे। तो बहुत बड़ी रिपर्टरी थी ये भी, 2830 पेज, ऑलमोस्ट 3000 पेजेस थे इसमें। ठीक है, तो कंप्लीट रिपर्टरी के 3 वॉल्यूम थे, जो आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ो, डायरेक्टली आ जाइए इसके स्पेशल फीचर पे, क्योंकि 5 नंबर में आती होगी खूब से खूब, या 10 में। The complete repertory has 41 chapter, mainly based on the Kent scheme of the order of arrangement। तो जो केंट साहब का जो 33 चैप्टर का अरेंजमेंट था, इन्होंने उससे 8 बढ़ा के 41 कर दिया और केंट साहब का अरेंजमेंट ही इन्होंने लगभग फॉलो किया। कुछ नए चैप्टर डाले, हेड पेन, स्मेल, टेस्ट, स्पीच, वॉइस, एक्समिटीज पेन, ये कुछ चैप्टर इन्होंने डाल दिए अलग से, है ना। दूसरा, it contained information from all existing repertory and correction from various sources, therapeutic pocket book, BBCR, Kent। चलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस, ओके। हमारे यहाँ लाइट चली गई, वाईफाई उड़ गया, अब जियो से चला रहे हैं। ओके, तो कंप्लीट रिपर्टरी में 41 चैप्टर थे, कुछ नए डाले केंट से। इस रिपर्टरी में हर वो रिपर्टरी का इंफॉर्मेशन था जो उस समय तक एग्जिस्टिंग थी। ये 1990-92 के आसपास आई है। मुझे लगता है अपन सब लोगों का जन्म हो गया था, या आगे पीछे की बात है। तो सोचो 1835 46 वाली रिपर्टरी, थेरापेटिक पॉकेट बुक में भी इसकी इंफॉर्मेशन इसने ली। 1897 वाली कैंट रिपर्टरी, 1905 वाली BBCR, और उसके बाद में सिंथेटिक और जमाने भर की बोगर सबकी रिपर्टरियों को इन्होंने मिला दी। जो जो गलतियां थी वो उन्होंने छाटा और नई चीजें डाल दी। बहुत लेंदी काम है, ये मजाक नहीं है, बट करा इन लोगों ने। The most of the problem faces by the Kent repertory have been solved by change। जैसे क्या most important word in the rubric is broad beginning, from example urination was changed by to urine। इन्होंने जो रूब्रिक में भी जो रूब्रिक लिखने का जो तरीका था केंट साहब का, उनमें भी इन्होंने चेंजेस किए जिससे व्यक्ति जल्दी रूब्रिक ढूंढ पाए। पुरानी जो टर्मिनोलॉजी थी वो उनको चेंज किया नए टर्मिनोलॉजी से। पहले लोग मिस कैरेज बोलते थे, अब अबॉर्शन बोलने लग गए। पहले मिक्चुरेशन बोलते थे, अब यूरिनेशन बोलने लग गए। ढेर सारे चीजों को चेंज किया, रेमेडी एब्रेविएशन चेंज किए। कई बार मिक्सिंग था, जैसे ABR यानी एब्रोटेनम, और ABR से कुछ और भी था, तो वो भी गड़बड़ करा, तो उन्होंने ये भी चेंज किया। ग्रेड्स को रिवाइज किया, ठीक है। बहुत सारे माइंड वगैरह के रूब्रिक ऐड किए अच्छे अच्छे, ठीक है। मेन रूब्रिक्स को हमेशा सब रूब्रिक्स के साथ में, हर मेन रूब्रिक में जो दवाइयां थी वो सब रूब्रिक में भी दवाइयां डाली, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि इसमें फियर में केली कार्बाइन नहीं था, तो गड़बड़ हो गई थी, इन्होंने हटा दिया। इन्होंने 4 ग्रेडिंग डाली है,
कैपिटल बोल्ड इटैलिक एंड ऑर्डिनरी। इसमें 2171 रेमेडीज थी। आयुर्वेदिक मेडिकल रिपोर्ट है रॉबिन मर्फी की, नहीं पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस, उस पे आ जाओ। ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस नॉट सिंथेटिक। सिंथेटिक रिपोर्ट तो हमने कल पढ़ ली। सिंथेसिस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है, आपने नाम सुना होगा राडार, RADAR, नाम सुना होगा, अपन पढ़ेंगे भी। बहुत फेमस और सबसे ज्यादा यूजफुल पूरे विश्व में कोई यदि सॉफ्टवेयर है रिपर्टरी का, आजकल सब सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं। बड़े बड़े सारे डॉक्टर है, फारूक जे मास्टर ने, ये संकरन वंकरन जितने भी हैं, सब धनाधन रिपर्टरी करती है सॉफ्टवेयर से, है ना। तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राडार उसमें सबसे अच्छा था। तो राडार जो कि सॉफ्टवेयर है, उसका प्रिंट आउट वर्जन सिंथेसिस कहलाता है। फिर बता रहा हूं, प्रिंट आउट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर राडार इज नोन एज सिंथेसिस। और आप समझ सकते हो कितने पेज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हर क्लिक पे अंदर एक और विंडो खुल रही। और सॉफ्टवेयर में आप कोई सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा तो ठीक, मैं धार आऊंगा तो मैं आपको सिंथेसिस 8.1 दे दूंगा, क्योंकि वो ऐसा ऑनलाइन ही जाएगा, है ना, पायरेटेड वर्जन है। ऐसे तो 1.5-2 लाख रुपए का आता है वो, बट पायरेटेड वर्जन है, इसलिए वो किसी के लैपटॉप में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो आप सॉफ्टवेयर देखोगे तो मजा आ जाएगा, है ना, बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। हर चीज उस पर, आप जो क्लिक करोगे आपको ऑर्गेनॉन, मटेरिया, रिपर्टरी, हर बुक का हर एडिशन, जर्नल्स सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सब का प्रिंट आउट करा के बुक बनाना, ये बहुत लेंदी वर्क था, बट ये किया गया और इसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस को जर्मन लैंग्वेज में रिपेटोरियम होम्योपैथिकम सिंथेटिकम बाय डॉक्टर फ्रेडरिक शोमांस ने बनाई थी, शोरेंस, ठीक है। डॉक्टर फ्रेडरिक याद रखना, डॉक्टर फ्रेडरिक। तो सिंथेसिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस टीम वर्क विद सुपर्ब टेक्नोलॉजी, बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी लगी। इट इज अ प्रिंटेड वर्जन ऑफ राडार। राडार का फुल फॉर्म क्या है? राडार का रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। फटाक से कोई दवाई ढूंढना है, फटाक से राडार पे जाओ, फटाक से जल्दी से दवाई आपको मिल जाएगी, रैपिड एड, ठीक है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था जिसका प्रिंट आउट वर्जन है सिंथेसिस, ठीक है। दिस रिपर्टरी हैज सेट अ न्यू स्टैंडर्ड बाय एडिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। खूब सारी इंफॉर्मेशन है था। कोई ने सिंथेसिस का प्रिंट आउट वर्जन सिंथेसिस खरीद ली ना, जिंदगी भर हो जाएगी, पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। जो काम की चीजें वो पढ़ लो, बहुत है, ठीक है। इट इज द लेटेस्ट एमंग द ऑल रिपर्टरी। इसके ऑथर थे डॉक्टर फ्रेडरिक शोरांस, जो कि 1953 में जन्मे थे, बेल्जियम में। बेल्जियम देश यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे वर्जन आए, है ना। 1987 में सिंथेसिस फर्स्ट वर्जन आया, फिर वर्जन 2 आया 1988 में, वर्जन 3 आया 1990 में, ठीक है। वर्जन 3 में 1,36,000 एडिशंस थे और 130 ऑथर थे, 130 बुक्स एक बुक में राडार, मतलब कि सिंथेसिस। फिर चौथा एडिशन, चौथा वर्जन 1992 में आया, 1992 में, जिसमें 200 ऑथर हो गए। फिर पांचवा आया, छठा आया, सातवां आया, आठवां। तो बहुत सारे वर्जन आए। मुझे आपको सिंथेसिस 7 पढ़ाना है, यही सबसे फेमस वर्जन है। सिंथेसिस इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू होम्योपैथिक प्रोफेशन, क्योंकि इसके बहुत सारे स्पेशल फीचर है। पहला, इट कंटेन रिपीटेडली चेक्ड एडिशन, बार बार क्रॉस चेक किया गया है, सिंथेसाइज रिसिंथेसाइज किया गया, रेक्टिफाई किया गया, तब जाके एक जानकारी छपी है, मतलब बहुत ऑथेंटिक है और गलतियां नहीं है। The rubrics follow clearly readable symptom format, कितना अच्छा बात है। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, मतलब किसी रिपर्टरी में लिखा हुआ डिप्सोमेनिया, अब आपको मालूम ही नहीं डिप्सोमेनिया मतलब शराब पीने की लत को बोलते हैं, तो उसमें एग्जिस्ट